हाँ जी भाई। तो बेटा लास्ट क्लास में ना हमने आपके साथ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे थे 1991 वाले, राइट। अगर मैं इस चैप्टर में अभी तक की बात करूं तो बेटा मैंने आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ाया, मैंने आपको प्री इंडिपेंडेंस पढ़ाया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर मैंने इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की पॉलिसी बताई थी जो हमने इससे पहले करी थी, और फिर ये वाली पॉलिसी जो है मैंने बताया था इन पॉलिसीज में बहुत सारी गड़बड़ी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और इन पॉलिसी को हमने वापस से चेंज करा, और फिर हमने लास्ट जो पॉलिसी अडॉप्ट करी वो कौन सी करी, एलपीजी पॉलिसी, जिसमें हमने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें पढ़ा दी थी। ठीक है, अब यही चीजें हमें बुक से रीड करनी है बेटा, और आज हमें जो है स्टार्ट करना है विद न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से, राइट। ये हमारा टॉपिक है, और ये मैंने आपको लास्ट क्लास ही पढ़ा दिया था। आपको याद है ना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में कितनी पॉलिसी थी, 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को हमने फ्रीडम दिया था, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो लॉस में था उसको बेच के प्राइवेट को दे दिया, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब था इंटीग्रेटेड करना डोमेस्टिक और वर्ल्ड इकोनॉमी को, मतलब अच्छे से ट्रेड हो, कोई टैक्सेस कोई बैरियर्स ना हो। फिर लिबरलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स है आपको याद है वो 5 जगह पे आए थे, हमने पढ़ाए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म, टैक्स और फिस्कल रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वाले रिफॉर्म्स। तो बेटा आज सारी बातें हमने कर ली है, बस हमें रीड ही करना है। कितना है, ठीक है, फटाफट से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना बेटा। बुक निकाल ली, हाइलाइटर निकाल लिए, ठीक है, और स्टिकी नोट तो आप घर पे अपने आप करना, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा मैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, याद रखना पहली चीज जो एमसीक्यू में आ सकती है, पहली बात न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कौन सी गवर्नमेंट लाई थी। तो बेटा ये जो है इसमें आप लिख लो साइड में अभी पेन से, जो पीएम थे, पीएम उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने के टाइम पे जो पीएम थे वो लिख लेना बेटा, पीएम पीवी नरसिम्हा राव, और जो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, अब सबसे पहले संचित भाई जो पहली हेडिंग है ना वो पता क्या है बेटा, अंडरलाइन करना, causes attributed to immediate need for such a drastic changes are। बेटा अगर आपके पास अभी स्टिकी नोट है ना आप अभी लगा लेना, ठीक है, और अगर नहीं है तो घर पे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी हेडिंग पता क्या है, नीड्स और रीजंस फॉर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बस बस बेटा प्लीज बातें मत करिए सोनिया जी, थोड़ा यहाँ ध्यान लगाइए, फोकस करिए थोड़ा। नीड्स या रीजंस फॉर अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। अभी टॉपिक क्या बोल रहा है, ये कह रहा है प्रश्न ना, आपने न्यू इकोनॉमिक पढ़ लिए ना, जो भी ऊपर रिफॉर्म पढ़ाए थे। अब ये कॉन्सेप्ट वैसे मैं पहले पढ़ना था बट इन्होंने बाद में दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि भाई क्या नीड या क्या रीजन थी जिसकी वजह से हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाए गए। मतलब पुरानी पॉलिसीज में ऑब्वियसली कुछ कमियां होंगी, जो 1951 वाली थी उनमें कुछ गड़बड़ होती, उन गड़बड़ों की वजह से हम चेंज करे थे रिफॉर्म्स। तो व्हाट आर दी रीजंस या व्हाट आर दी नीड्स जिसकी वजह से एनईपी 1991 आया, क्या थे वो रीजंस। तो बेटा वो रीजंस मैं आपको पहले अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बताता हूं, उसके बाद आप जो है उन्हें प्रॉपरली लिखिएगा, फिर हम रीड करेंगे बुक से। पहला रीजन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने का पहला रीजन, पुराने में क्या प्रॉब्लम थी, पहला लिखो, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा पहला रीजन क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अभी मैंने देखे नहीं है वहां कौन कौन से पॉइंट है,
मैं अपनी तरफ से पहले कुछ कॉमन पॉइंट लिखा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने इतना ज्यादा पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दे दिया कि पब्लिक सेक्टर पे बर्डन बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर की क्या होने लग गई, पुअर परफॉर्मेंस। फिर हमें बाद में लगा यार तो गड़बड़ हो गई, तो फिर हम एनईपी लाए, और एनईपी में हमने किसको ज्यादा रोल दे दिया, प्राइवेट को, लिबरलाइजेशन करके। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ, बेटा 12th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट याद है, जिसमें हम ना कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या होता है बेटा, इसमें ना हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो भी आप बाहर की कंट्री से ट्रांजेक्शन करोगे ना उसको रिकॉर्ड करते हैं। और बीओपी में कॉन्टिन्यूसली क्या आ रहा था, डेफिशिट। बेटा डेफिशिट पता है कब आता है, आप लिख लो ब्रैकेट में, डेफिशिट आता है जब आपके एक्सपोर्ट्स कम होते हैं और आपके इंपोर्ट्स क्या होते हैं, ज्यादा। तो बीओपी में क्या आता है, डेफिशिट, जो कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता, लॉस होता है। ठीक है, आप बेच नहीं रहे बट आप खरीद ज्यादा रहे हो। अब मोदी जी क्यों फोकस करते हैं कि इंपोर्ट कम करो, मेक इन इंडिया करो, ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ पाए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता था, डेबिट, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज अच्छी थी नहीं। अब हमसे कोई सामान खरीद नहीं रहा, लेकिन हम हर सामान के लिए बाहर पे डिपेंडेंट थे, तो इंपोर्ट हम दबा के कर रहे थे। अच्छा, बीओपी में डेफिशिट आने की वजह से बेटा थर्ड प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा हुई थी वो पता क्या हुई थी, वो लिखना, डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बेटा हमारी जो फॉरेन कंट्री के रिजर्व थे वो क्या हुए थे, और याद है आपको, इन्हीं को बढ़ाने के लिए तो हमने फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म करे थे। 2 पॉइंट बता दे, डिवैल्यूएशन करा था इंडियन रुपी को, और दूसरा पॉइंट था अडेप्ट करता फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। याद है लास्ट क्लास ही पढ़ाया था यार। हाँ वही ना, अब इसको ठीक, ये रिफॉर्म्स को मैंने देखो यहाँ पे भी लिखा था, डॉलर के रिजर्व्स क्या हो गए थे, और हमारे पास बस 2 वीक का इंपोर्ट बचा था। तो इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, पहला इंडियन रुपी को जानबूझ के डिवैल्यू कर दिया ताकि लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करें, और हमने कौन सा मेथड ले लिया, फ्लेक्सिबल वाला, फिक्स को चेंज करके फ्लेक्सिबल ले। चलो 2 वीक बेटा हो जाता है, बेटा हो जाता है। कम कर बेटा, जो तू सेवन कर रहा है वो कम कर। फोर्थ लिखो बेटा, फोर्थ पॉइंट लिखना, डेफिशिएंट इन गवर्नमेंट बजट। बेटा ये तो आप पढ़कर आए हो ना पब्लिक फाइनेंस में, याद है गवर्नमेंट बजट पे डेफिशिएंट कब आता था, डेफिशिएंट बजट आता था जब आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होते थे, ज्यादा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिसीट के आगे कुछ लिखा था, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग, ये पढ़ाया था मैंने पब्लिक फाइनेंस। तो बजट में हर बार सरकार के खर्चे ज्यादा रिसीट कम, तो उस चक्कर में गड़बड़ हो रही थी बार बार। अब आपको पता है बेटा, क्योंकि बजट में डेफिसिट आ रहा था, तो गवर्नमेंट को ना डेफिसिट के चक्कर में कॉन्टिन्यूस क्या करनी पड़ती है, कॉन्टिन्यूस बोरोइंग। क्या करनी होती है, कॉन्टिन्यूस। दैट इज, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, फॉरेन इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, फॉरेन इंटरफेरेंस एंड फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। अगर हमने बाहर से कर्जा ले लिया तो हमारी फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। ये एक और कॉज था। ठीक है, 5 पॉइंट लिखे। लेट्स सी आपकी बुक में और कितने हैं, मैंने मेन 5 लिखवा दिए, इसके अलावा एक और लिख लो। बेटा उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्री में इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी बहुत ज्यादा, इसके चलते भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाए। तो ये क्या पॉइंट है, ये वो नीड या वो रीजन है जिनकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इन प्रॉब्लम्स की वजह से लाया। क्या क्या प्रॉब्लम थी, पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस, तभी हमने प्राइवेट को रोल दिया था। बीओपी में क्या था, डेफिशिएट, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, बजट में डेफिसिट आ रहा था, कॉन्टिन्यूस बोरोइंग हो रही थी, और इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था। अब आपकी बुक में चलूं मैं, नोट कर लिया आपने, जल्दी करो प्लीज, जल्दी करना, करके फटाफट चिपका दो, फिर बुक में जाते हैं। बाकी रिफॉर्म्स ही मैंने पढ़ा दिए, फटाफट रीड करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, अपने टर्म्स मैंने लिखवा दिया है। अबे यार एक तो 12th का रिजल्ट
अच्छा सुनो सुनो, आ जाओ भाई, शांत शांत शांत। बेटा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, गोल्ड रिजर्व में भी इम्पैक्ट हुआ था बेटा। हाँ गोल्ड रिजर्व में ऑब्वियसली रिजर्व फॉल होंगे। अच्छा सुनो सुनो, causes attribute to the immediate need for such drastic change are, ये चेंज 1991 की बात कर रहा है। अब पहला बेटा, गवर्नमेंट ने फिस्कल इनिशिएटिव लिए थे, पता क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूंसी इंक्रीज, गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कॉन्टिन्यूसली एक्सीड कर रहे थे किसको? रेवेन्यू रिसीट को। यानी कॉन्टिन्यूसली क्या आ रहा था? डेफिशिएट। क्या आ रहा था? fiscal deficit was financed by huge amounts of domestic as well as external debt। बार बार कंट्री को क्या हो रहा था? फिजिकल डेफिसिट, उसकी वजह से उसे डेट लेना पड़ रहा था, या तो अपने लोगों से या फिर बाहर से। द हाई लेवल करंट एक्सपेंडिचर प्रूव्ड क्लियरली अनसस्टेनेबल एंड गॉट मैनिफेस्टेड और एक्सट्रीम लार्ज फिजिकल डेफिसिट एंड एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा एडवर्स मतलब डेफिसिट की बात करें, किसकी बात करें? तो आपको 2 पॉइंट लिखा था, एक बीओपी डेफिसिट में था और फिजिकल डेफिसिट की वजह से हमें कॉन्टेंसी क्या होनी थी? बोरोइंग्स। लिखवाया था वाला पॉइंट, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट लिखना, persistent huge deficit lead to swelling public debt and a large proportion of government revenue had to be earmarked for interest payment। बेटा ये भी प्रॉब्लम है भैया, आप बार बार जो डेफिसिट आ रहा था, आप बार बार जो डेफिसिट आ रहा था, वो बार बार डेफिसिट से आप पब्लिक पे बर्डन डाल रहे थे। पब्लिक से तो बोरिंग लोगे ना, और उससे गवर्नमेंट पे क्या बोरिंग पड़ रही थी? क्योंकि जब आप कॉन्टिन्यूसली बोरिंग करोगे तो बेटा आप पे बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट भी तो आएगा। हर साल इंटरेस्ट, बार बार बोरिंग कर रहे हो, तो जब बोरिंग की रीपेमेंट करोगे तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसका बर्डन हो रहा था गवर्नमेंट को। थर्ड पॉइंट, सर्ज इन ऑयल प्राइसेस ट्रिगर्ड बाय गल्फ वॉर। बेटा ये ऐड कर लेना, ये मैं भूल गया था। 1990 में गल्फ वॉर हुई थी, जिससे इंडिया में ऑयल, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस आ गए थे। तो ये वाले पॉइंट को ना मैं यहाँ ऐड करूंगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑयल या गल्फ क्राइसिस बोलते हैं इसे, ऑयल या गल्फ क्राइसिस ड्यू टू गल्फ वॉर इन 1990। ये पॉइंट ऐड कर लेना है भाई। ऑयल या गल्फ क्राइसिस, GULF क्राइसिस, जो तुम्हारे रिजल्ट के टाइम पे आते हैं, जो आज 12th वालों के आए हुए हैं। अभी तुम आई थे, एक बंदा, एक बच्चा था 12th का भाई, यहीं लेट गया मंदिर में भाई, पूजा पूजा करने लग गया, यहीं लेट गया। सारे जाप वाप कर लिया उसने, हनुमान चालीसा के घंटी वंटी बजाने लग गया। और जब मैं भाई क्लास लेके बाहर निकला, जब उन्हें रिजल्ट खुलने था, जैसे खुला भाई एकदम से तेज की चिल्लाई यार, और ऐसे से छाती बेटा, मुझे लगा भाई टॉप ऑफ मार दिया। मैंने कहा कितना है? कह रहा 55%। मैंने कहा भाई चिल्ला कर, कह रहा सर मुझे लग रहा था अकाउंट और उसमें मैथ्स में शायद कंपार्टमेंट आएगी, मैं पास हो गया। सही है, ऐसा ही होना चाहिए लाइफ में वैसे। सही है, अपन अपन 80 आते हैं फिर अपन रोते हैं कि यार क्या क्या गोपाल भाई। अच्छा, अच्छा अंडरलाइन करेंगे भाई, अंडरलाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 4, बेटा पॉइंट नंबर 4 ये हमने लिख लिया ऑलरेडी। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टच करा लोएस्ट पॉइंट विद अ रिजर्व ऑफ ओनली 1.2 बिलियन which was barely sufficient। बेटा आ गया फॉर 2 वीक ऑफ इंपोर्ट्स। 15 दिन कौन सा बोल रहा था? गलत मत पढ़ा कर। हाँ। नहीं 12th की बुक में भी बतानी, तूने कहाँ पढ़ ली? 12th की सारी बुक में 2 वीक्स लिखा हुआ। ठीक है सृष्टि जी, कोई दिक्कत है बेटा? अच्छा बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लोएस्ट पॉइंट पे हिट हुआ which is which is barely sufficient for 2 week imports। This was the major context that triggered economic reform। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एक, जिसकी वजह से मैं बताता हूँ, अकेला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे खुद प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा था और इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं थे।
मैं देखो बोरिंग चल रही है, डेफिसिट आ रहा है, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब फॉरेन रिजर्व खत्म हो गए ना और हमें पता था अब कैसे काम चलेगा, तब बिल्कुल अति हो गई और फिर हम रिफॉर्म्स लेकर आए। तो ये मेजर पॉइंट था जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए। फिर नेक्स्ट है टाइटनिंग ऑफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस टू मस्टर फॉरेक्स फॉर असेंशियल इंपोर्ट्स रिजल्टेड इन रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब देखो क्या बोल रहा है बेटा, आपको याद है हमने जो रिफॉर्म पढ़े थे उसमें एक रिफॉर्म था टैरिफ एंड कोटा। याद है आपको टैरिफ एंड कोटा सिस्टम? टैरिफ एंड कोटा में बोला था कि भैया इंपोर्ट नहीं करने, अगर इंपोर्ट करोगे तो हम आप टैक्स लगा देंगे, और अगर इंपोर्ट करोगे तो हम आप पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अब जब आपने इंपोर्ट को टाइटन करा, उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल आउटपुट हो गया। जो प्रोडक्शन है उसमें क्या आ गया, रिड्यूस, हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है उसमें फॉल आ गया। एक पॉइंट ये था कि ये नेगेटिवली चला गया। मतलब पॉइंट नंबर 6, इंडिया हैज टू, बेटा हमें डिपेंड होना पड़ा किस पे, भैया अपने बंदों से कब तक बोरिंग करोगे, तो आपको एट द एंड कहां जाना पड़ेगा। और मैंने बताया था जब एक्सटर्नल बोरिंग होती है तो फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, वो अच्छा नहीं होता कंट्री के लिए। तो इंडिया डिपेंड हुआ एक्सटर्नल बोरिंग पे फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF बोलते हैं इसे, जिसे वर्ल्ड बैंक सुना है आपने, वर्ल्ड बैंक, वाई IMF यही है। क्या हो गया था, हाँ बेटा उस टाइम पे मरने की कगार पे थे हम, गए थे IMF पे उस टाइम पे, और हमने लोन मांगा था $1 बिलियन का, और IMF ने ही हमें बोला था कि भैया देखो आपकी पॉलिसी बहुत बेकार है और इन पॉलिसीज के चलते हम आपको लोन नहीं देंगे, अगर हम आपको लोन दे देंगे तो आप क्या करोगे, इस पैसे को दोबारा आग लगा दोगे, आपका जो आज बिगड़ना है वो 6 महीने आप डिले कर लोगे ज्यादा, 6 महीने बाद दोबारा इकोनॉमी क्राइसिस पे आ जाएगी। तो भैया लोन हम आपको दे देंगे, लेकिन तभी जब आप अपनी इकोनॉमिक में लिबरलाइजेशन करोगे, प्राइवेटाइजेशन करोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे। तो उन्होंने ही हमें सजेस्ट करा कि आप पॉलिसी को चेंज करो तभी लोन मिलेगा। तो अब हमने पॉलिसी चेंज करी, तो इंडिया ने एक्सटर्नल बोरिंग IMF पे डिपेंड हुई, विच इन टर्न पुट फोर सिग्नेंट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ करेक्टिव। देखो इन्होंने क्या कंडीशन रखी थी कि आपको क्या करना है, करेक्टिव पॉलिसी मेजर्स बनाने बिफोर एडिशनल ड्रॉइंग्स कुड बी मेड। अगर आपको एडिशनल पैसे चाहिए तो हम एक कंडीशन रख रहे हैं कि आपको क्या रखना पड़ेगा, पॉलिसीज को करेक्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही लोन मिलेगा। ये कंडीशन किसने रखी थी, IMF, वर्ल्ड बैंक बेसिकली। ये बात समझ आई बेटा, ठीक है। फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन, एक ये भी रीजन था, बट ये इतना बेटा उस टाइम पे ना जो पॉलिटिकल वो था ना सिचुएशन, हमारी कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल नहीं थी, बहुत बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थी, सेंसिटिव थी पॉलिटिक्स के मामलों में। along with the crisis in the economic front ballooned into what we called crisis of confidence। तो एक ये भी आ गया था, मतलब आप इतना समझो कि पॉलिटिकली हम इतना स्टेबल नहीं थे, फ्रेजाइल इकोनॉमी थी। इकोनॉमिक फ्रंट बेटा, मतलब ये ऐसे कोई ये इंग्लिश का फ्रेज यूज करा हुआ है, जैसे बलून होता है ना, बलून पे ज्यादा फोर्स लगाओ तो बलून में क्या होता है, तो ऐसे इकोनॉमी को बलून से थोड़ा कंपेयर करा हुआ है कि उस टाइम पे हम फ्रेजाइल थे। जैसे बलून होता है ना, तो उस टाइम पे इकोनॉमी एक बलून की तरह थी, इतना क्राइसिस सिचुएशन था कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रेशर लगाते तो जैसे बलून फट जाता है वैसे इकोनॉमी फट फट एज एन बिगड़ जाता मामला। तो वो थोड़ा इंग्लिश से खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो 7 पॉइंट्स आप याद रखना बेटा, मैंने वहां पे ऑल्दो लिखवा दिए हैं, यही पॉइंट्स आपको मेन याद रखने, सारे पॉइंट मैंने यहाँ कवर कर लिए, एक आधा जो एक्स्ट्रा है वो आप कवर कर लेना। ठीक है, चलो ये तो रीजन जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाइक क्यों। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में करा क्या, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में करा क्या देखते भाई। द ईयर 1991, तो कुछ नहीं बेटा, अंडरलाइन करना, जो जो वर्ड अंडरलाइन करना, 1991 में हमने शिफ्ट करा और इंडियन पॉलिसी रिफॉर्म बनाए। द नेशन विच हैड एम्ब्रेस्ड सोशलिस्ट मॉडल, आपको याद है पहले हमारा कौन सा मॉडल था, तो वो नेशन जो सोशलिस्ट पे बहुत ज्यादा वो करता था कि हम सोशलिस्ट है, उसने शिफ्ट करके क्या अडॉप्ट करा, मिक्स विद द स्टेट प्लेइंग एन ओवरराइडिंग रोल। हमारे उसमें सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता था, स्टेट प्लेइंग ओवरराइडिंग रोल। बेटा स्टेट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, गवर्नमेंट। हमारे केस में सोशलिस्ट मॉडल में जो गवर्नमेंट होती थी वो ओवरराइडिंग प्ले करती थी, ओवरराइडिंग मतलब सबसे ऊपर रहती थी सोशलिस्ट में। लेकिन इन द इकोनॉमी had the history of the government market collapse, the Soviet Union and secular China based। लास्ट लाइन आ जाओ, the reforms instituted in 1991
aimed to move the economy, greater market orientation and external openness. ये लाइन अंडरलाइन करना। 1991 के जो रिफॉर्म्स है उन्होंने इकोनॉमी को मूव करा, मार्केट ओरिएंटेड बनाया, मार्केट ओरिएंटेड मतलब कैपिटलिस्ट बनाया, और हमने थोड़ा एक्सटर्नल लोगों के लिए अपने आप को ओपन करा। पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, थोड़ा ओपन करा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फ्री करा, इसीलिए। हाँ जी, कौन सा भाई? फर्स्ट लाइन में द ईयर 99 मार्क अ पैरेडियम शिफ्ट, मतलब बेटा किसी पॉलिसी को हम पहले फॉलो कर रहे थे, अब हमने उसको चेंज करके नया शिफ्ट लिया, दूसरी वाली पॉलिसी। द रिफॉर्म्स पॉपुलरली नोन एज, आपने ऑलरेडी पढ़ा, क्या बोलते थे यार? एलपीजी हटाओ। दैट अ मेजर शिफ्ट इन द इकोनॉमिक फिलॉसफी, इसने इकोनॉमिक फिलॉसफी को शिफ्ट कर दिया पूरा। पहले क्योंकि हम पब्लिक ओरिएंटेड थे, अब हम क्या हो गए थे? प्राइवेट एंड मार्केट ओरिएंटेड हो गए थे। एंड फंडामेंटल चेंज इन अप्रोच, टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स, देखते कुछ इंपॉर्टेंट तो। रीओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम सेंट्रली डायरेक्टेड टू हाईली कंट्रोल्ड वन टू मार्केट फ्रेंडली। अच्छा, अंडरलाइन करना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इसका इसका अप्रोच क्या था? हमने रीओरिएंट करा था क्या? सेंट्रली डायरेक्टेड एंड हाईली कंट्रोल्ड से मार्केट फ्रेंडली एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में। तो पहला एलपीजी पॉलिसी में हमने क्या करा था? हमने शिफ्ट करा था कहां से? सेंट्रली डायरेक्टेड हाईली कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जो पहले सोशलिस्ट की बात कर रहे बेटा, वहां से हमने शिफ्ट करके क्या, कौन सी इकोनॉमी बोलने थे? मार्केट फ्रेंडली एंड मार्केट ओरिएंटेड। दूसरा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन बाय सस्टेनेबल सब्सटैंशियल रिडक्शन इन फिस्कल डेफिसिट, और हमने कोशिश करी कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट को ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए? रिड्यूस। तो ये दो चीजें पे एम करा था। अगेन थोड़ा सा बस रीड कर लेना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, अगला पैराग्राफ यहाँ पर आना चाहिए। ये इसका स्टिकी नोट डालो जल्दी, अभी स्टिकी नोट डाल दो। ये 12th में भी था वैसे तो। एक और स्टिकी नोट लगाना जल्दी से। इस वाले पॉइंट पे, पॉलिसीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, स्टिकी नोट लगाना बेटा। सुनो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में ना हमारे दो गोल थे, दो मेजर्स थे। एनईपी के दो मेजर्स होते हैं बेटा। दो पार्ट में डिवाइड करो। वन, टू। सबसे पहला एक होते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, एक होते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरे होते हैं बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे ना तुम्हें सुधारना है, तुम्हें, जैसे कोई बच्चा है जो फेल हो रहा है, कोई बच्चा है वो फेल हो रहा है, ठीक है, अब मुझे उसे ठीक करना है, उसका जीवन ट्रैक पे लाना है। हाँ, अब मैं क्या करूंगा? देखो, पहले अब मेरे पास आया वो बच्चा, तो क्या मैं उसे बोलूंगा बेटा फेल हुआ है बेटा तू, चल इस बार ना 90 प्लस लाएंगे, 90 प्लस, ऐसे करूंगा मैं? हाँ। पहले अगर कोई बिजनेस है वो लॉस ओरिएंटेड चल रहा है, पूरा लॉस पे दबा के, तो पहले मेरा टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, लॉस मिनिमाइजेशन। भाई देखो, एक एक एक्चुअल, एक आपको जब जाना होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच से जाते हो। कोई बच्चा फेल हो रहा है, अगर मैं उसे बोलूं कि भाई तेरे को टॉप मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करेंगे टॉप मारेंगे, तो ये अनरियलिस्टिक है थोड़ा सा। सेम एनईपी ने भी ना यही करा। एनईपी ने देखो इकोनॉमी ना नेगेटिव में चल रही है, किस में चल रही है? ग्रोथ तो छोड़ो, ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है, आप जितना हो उसमें सस्टेन भी नहीं कर पा रहे, नीचे जा रहे हो बार बार। तो पहले मैं ग्रोथ की सोचूं या स्टेबिलिटी की सोचूं? तो एनईपी में पहला मेजर होता है स्टेबलाइजेशन मेजर, जो ना ग्रोथ पे फोकस नहीं करता, वो फोकस करता है कि आप जहां पर हो एटलीस्ट वहां पे मेंटेन रहो, रिजर्व इस लेवल से नीचे ना जाए, डेफिशिएंट इससे नीचे ना जाए,
ऐसा ना हो कि आपके खर्चे बढ़े ही जा रहे हैं, रिसीट कम हो जा रही है। पहले आप स्टेबिलिटी मेंटेन करो। क्या मेंटेन करो? कि भाई एटलीस्ट 33 नंबर से मैं आपको पास करा दूं हर बार। जब एक बार वो स्टेबिलिटी आ गई, जैसे मैं सबसे पहले आपको मेन टॉपिक पढ़ाऊंगा वो वाले जिनकी वेटेज ज्यादा है, एक बार वो स्टेबिलिटी आ गई कि हाँ चल अब तूने पासिंग का कवर कर लिया, फिर हम किस पे फोकस करेंगे? ग्रोथ पे। फिर हम कहेंगे चलो भाई अब डेफिसिट को स्टेबल कर लिया, अब डेफिसिट से किस में कन्वर्ट करेंगे? सरप्लस में। रिजर्व कम नहीं हो रहे, अब हम कोशिश करेंगे रिजर्व बढ़े। तो बेटा एनईपी में दो मेजर होते हैं, एक होते हैं संचय स्टेबलाइजेशन मेजर जो फोकस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी पे, कि आप जहां पर हो उससे नीचे ना जाओ, वहां पे मेंटेन करा। जब वो स्टेबिलिटी आ गई फिर आप यूज करते हो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर जो फोकस करते हैं ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट पे। किस पे? ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। बात समझ आई? तो बेटा यही चीज यहां लिखी हुई है अभी, जल्दी से देखो। स्टेबलाइजेशन मेजर याद रखना बेटा, स्टेबलाइजेशन मेजर जो है वो हमेशा कौन से मेजर होते हैं? शॉर्ट टर्म। अब आप कभी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी पे जाओगे? भाई आप इनिशियली पहले थोड़े दिन के लिए स्टेबल होंगे, 1 महीना 2 महीना 1 साल 1.5 साल, एक बार स्टेबल हो गए, फिर लॉन्ग टर्म में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ग्रोथ, कि भाई अब बढ़ना है आगे, राइट? तो स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं और ये एड्रेस करते हैं क्या? प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बीओपी। याद रखना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और एडवर्स बीओपी। मतलब ये फोकस करते हैं कि इन्फ्लेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़े ना और बीओपी में कॉन्टिन्यूसली डेफिशिट ना आए, हम ना इसे इसे स्टेबलाइज कर ले। क्या कर ले? स्टेबलाइज। बस इनका फोकस ये होता है। जब आपने एक बार ये कर लिया उसके बाद आप यूज करते हो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स जो कैसे होते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें आप इंप्रूवमेंट, ग्रोथ, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, इन सब चीजों में फोकस करते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं एंड ऑफ कॉन्टिन्यूइंग नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? तो लगातार करने रहते होंगे, जिनका एम होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है बाय रिमूविंग रिजिडिटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो हम इसे वहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। 2 पॉइंट लिखवाए थे। स्टेबलाइजेशन मेजर में लिखना, स्टेबलाइजेशन मेजर में पहले शॉर्ट टर्म मेजर्स एम होता है इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बीओपी। जल्दी लिखो रे, जल्दी लिखो, बातें नहीं। स्टेबलाइजेशन ये कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म मेजर्स जिनका बेटा एम क्या होता है? जिनका एम होता है इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बीओपी। इन्फ्लेशन एंड एडवर्स बीओपी। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में लिखना ये होते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म एंड कॉन्टिन्यूइंग मेजर, सॉरी लॉन्ग टर्म और कॉन्टिन्यूइंग मेजर, जिनका एम होता है क्या? एम होता है प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ग्रोथ बेसिकली, एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है। ठीक है, हो गए मेजर। अब मेजर्स पे जाते हैं बेसिकली। तो अब एनईपी देखो आपकी बुक में कैसे स्टार्ट कराया। पहले आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के क्या क्या रीजन थे, फिर 2 टाइप के मेजर होते हैं इसमें, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टेबलाइजेशन। अब वो स्टार्ट करेंगे जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में करा था ना, इंडस्ट्री, फिजिकल, फाइनेंशियल, अब वो स्टार्ट करेंगे 5। ठीक है, चलो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन करो जल्दी से। चलो अब आपकी बुक में नेक्स्ट हेडिंग देखना क्या है। नेक्स्ट हेडिंग सबसे पहले फिजिकल। फिजिकल वाले याद है कौन से थे? फिजिकल वाले 1 2 3 4 कौन से थे? फिजिकल वाले कौन से थे? नलायक, मर जाओ, जहर खा लो, मुझे भी दे दो। बेटा फिजिकल थर्ड था, टैक्स। फिजिकल रिफॉर्म्स इज आल्सो नोन एज टैक्स वाले रिफॉर्म्स। जहरी लो, क्या यार तुम पढ़ते नहीं हो क्या?
फिस्कल रिफॉर्म, टैक्स वाली रिफॉर्म, ठीक है। इसमें हम देखेंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रिसीट में क्या क्या चेंज हुए। सुनो फटाफट देखना है, फटाफट, हमने क्वालिटी कर रखा है। अब ये वाले पॉइंट पे आओ सीधा, उसमें तो समरी वमरी दी है। यहाँ पे पहला हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर। और आपको तो मैंने लिखा था थर्ड पॉइंट सिंप्लीफाई करा था टैक्स स्ट्रक्चर। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा वर्ड्स के साथ चेंज, वर्ड प्ले करा हुआ है हल्का हल्का चेंज करके, बाकी है कोई। हमने टैक्स में क्या चेंज करा कि उसे स्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करी। इंश्योर करा बेटर टैक्स कंप्लायंस, टैक्स का कंप्लायंस बेटर हो। टैक्स का कंप्लायंस क्या होता है? जैसे आप टैक्स भरते हो, तो याद है मैंने बताया था टैक्स भरने में भी सीए को पैसा देना होता है, लॉज में फॉर्म भरने होते हैं, ये फॉर्म वो फॉर्म, है ना। तो अगर ज्यादा फॉर्म होंगे, ज्यादा सीए की फीस होगी, तो क्या कोई टैक्स भरना पसंद करेगा? तो टैक्स कंप्लायंस को सिंपल रखना होता है, तभी इंश्योरिंग बेटर टैक्स कंप्लायंस, सेकंड वर्ड। हाँ, भर सकते हो बेटा। फिर थ्रस्ट ऑन कर्बिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा कर्बिंग मतलब होता है स्टॉप करना या कम करना, रिड्यूस करना। तो हमने थ्रस्ट दिया, हमने फोर्स करा कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या हो, कम से कम। कर्बिंग के नीचे आप लिख लो रोकना, ये रिड्यूस करना, रिडक्शन, ऐसे वर्ड। नेक्स्ट हमने अब सरकार के खर्चे कम करने थे, तो हमने सब्सिडीज भी क्या करी बेटा, कम करी। एंड अबॉलिश कर दी अननेसेसरी सब्सिडी। सर क्यों बेटा? संजय ऊपर हमने पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट आ रहा था। फिस्कल डेफिसिट क्यों आता है? जब आपके खर्चे ज्यादा होते हैं तो खर्चों को काटना था ना। अब बेटा जो डेवलपमेंट वाले खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको तो आप छेड़ नहीं सकते। आप छेड़ोगे किसको? रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर, जो सब्सिडीज होती है उनको कम करा, फालतू सब्सिडी देना बंद कर दिया। आपने क्या करा? गवर्नमेंट की रिसीट बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग्स इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। बेसिकली हमने रिसीट को बढ़ाने के लिए, ताकि डेफिसिट ना आए, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा आएगा ना, रिसीट बढ़ जाएगी। और एनकरेज करा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। हमने बोला प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा आए तो बेहतर है। पहले बताओ बेटा, ये इतना समझ आया आपको? क्लियर है एकदम? ये पहले रिफॉर्म थे कौन से वाले? फिस्कल रिफॉर्म या टैक्स रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म या इसमें सरकार के एक्सपेंडिचर और रिसीट को छेड़छाड़ करा था बेसिकली। अब आ जाओ सेकंड रिफॉर्म पे। अरे भैया कैसे पागल। सेकंड ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अच्छा मेरे वाले नोट में कौन सा पॉइंट था ये? अबे तुमने नोट करे भी है तो तुम्हें याद नहीं है वो नोट क्या करा? तो देखो ना, पीछे जाके खोल के देख लो, सेकंड पॉइंट दिखेगा आपको। क्या था सेकंड पॉइंट? गेटिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म मिला, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था ना वो। पहला पॉइंट देखा हुआ कि प्राइवेट बैंक को अलाउ करा, आरबीआई के रोल को चेंज करा, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर, ईज ऑफ एक्सपेंशन लाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट को अप टू 51% कर दिया। 4 पॉइंट लिखवाए थे मैंने। तो अब देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म आए। तो अंडरलाइन करना मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सीधा सीधा पॉइंट्स पे आओ, 5 पॉइंट है, छोटू छोटू, फटाफट देखो। पहला बेटा, बैंक ने इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया? लिबरलाइज, रिडक्शन करे कंट्रोल्स में ऑन बैंक बाय द रिजर्व बैंक। याद है पहला पॉइंट क्या था? कि आपने प्राइवेट बैंक्स को अलाउ करा था, आरबीआई के रूल को चेंज करा, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। तो वही कह रहा है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पे थोड़ा फ्रीडम दिया, कंट्रोल्स पे थोड़ा फ्रीडम दिया आरबीआई ने। बेटा रेगुलेटर मतलब होता है जो ना ऑर्डर चलाता है, मतलब वो कहता है ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, वरना पिटेगा। फैसिलिटेटर होता है भाई ऐसे करना है, अगर आप ऐसे करोगे तो सब बहुत सही रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी, अब बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लो। ये दोनों डिफरेंस होते हैं। रेगुलेटर होता है जो रेगुलेट करता है, ऑर्डर देता है। फैसिलिटेटर होता है जो आपके प्रोसेस में फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बाकी आपकी डिसीजन मेकिंग है। बेटा अब तू फ्रॉड करेगा तो फिर उसे रेगुलेटर की फॉर्म में वापस आना पड़ेगा ना, अदरवाइज आरबीआई कोई वो तो नहीं देता ना। कुछ कुछ देख, रूल्स एंड रेगुलेशन तो ऑब्वियसली है, वो तो आरबीआई फॉलो करवाएगा ही ना। अब सीआरआर एसएलआर रखवाना है, उसमें तो तू कुछ बोल ही नहीं सकता। तो रखवाना है, वो तो प्रोसीजर है उस इंडस्ट्री का। लेकिन ऐसे नहीं बोलेगा जैसे तुझे ब्रांच खोलनी है, क्यों खोल रहा भाई? हाँ नहीं खोलनी, क्यों, क्या रीजन है? ऐसे फालतू की छेड़छाड़ नहीं करेगा जो पहले करता था। पहले ब्रांच खोलनी है, आपको कस्टमर बेस में कोई नई फैसिलिटी लानी है, कुछ भी करना है, आपको आरबीआई से परमिशन लेनी ही लेनी थी। तो वो रेगुलेटर वाला काम हो गया। अब वो फैसिलिटेटर बन गया, रेगुलेशंस कम कर दिए। है कुछ जगह पे
फ्रॉड को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ज्यादा जगह पे नहीं, ठीक है। तो आरबीआई ने थोड़ा फ्रीडम दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन लोन्स एंड पेबल ऑन डिपॉजिट, ठीक है। सेकंड बेटा, अब आप ओपन कर सकते हो क्या, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फैसिलिटेटिंग ग्रेटर कंपटीशन, ताकि कंपटीशन क्या हो अमंग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, आप याद करो, आप नोट्स पे जाओ, बस आप नोट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस रखना, नोट्स पढ़ोगे ना तो रीड करते टाइम समझ आएगा आपको। पहला पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है। और अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, बाहर के लोग भी बैंक खोल सकते थे, तो इन्होंने ना प्राइवेट बैंक, चाहे वो इंडिया के चाहे वो फॉरेन के, उन्हें अलाउ करा, ताकि बेटर फैसिलिटी हो, कंपटीशन हेल्दी हो और बढ़िया रहे। एंड साइमल्टेनियसली इन्होंने रिमूव करा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स दैट रिड्यूस एफिशिएंसी। उन्होंने वो सारे फालतू कानून को हटाया जो प्राइवेट बैंक्स की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रिडक्शन इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। बेटा आपको पता है बैंक दो टाइप के रिजर्व रखवाता है, सीआरआर और, पता है ना आपको, सीआरआर एसएलआर। वैसे हमें पढ़ाना है अगले चैप्टर में मनी में। सीआरआर वो रिजर्व होता है जो सेंट्रल बैंक के पास रखवाना होता है। हर एक कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, उसे बोलते हैं सीआरआर। और हर एक कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट अपने पास रखता है फॉर देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। जैसे यार एक कमर्शियल बैंक है एचडीएफसी, उसके पास 1 करोड़ रुपए आया, तो इंडिया में रूल होता है बेटा, वो ना सारा पैसा लोन में नहीं दे सकता, प्रेसिडेंट ना 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक वो लोन में देगा, ऑब्वियसली उसका बैंक का काम ही यही है तो लोन देगा। मान लो उसने लोन दे दिया 80%, तो 20% बचा हुआ क्या है, रिजर्व। अब उस 20% में से भी दो रिजर्व होंगे, एक होता है सीआरआर। सीआरआर होता है वो रिजर्व जो कमर्शियल बैंक किसको देगा, सेंट्रल बैंक को। तो मान लो 20% में से उसने बोला 10% में तेरे को दे दूंगा, और बाकी 10% वो लिक्विडिटी फॉर्म में अपने पास रखेगा। जैसे बेटा उसे क्या रेंट नहीं पे करना, सैलरीज नहीं पे करनी, एटीएम में पैसे नहीं डलवाने, मान लो कोई बंदा डिपॉजिट से विड्रॉल करने आ गया, उसे पैसे नहीं देने, उस पर्पस के लिए बैंक के पास लिक्विड कैश होना चाहिए ना, तो वो एसएलआर होता है। तो बैंक ना पहले सेंट्रल बैंक सीआरआर एसएलआर बहुत ज्यादा रखवाता था। अगर वो ज्यादा रखवाएगा तो जो बैंक की लोन देने की कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम। बैंक की लोन देने की कैपेसिटी क्या होगी, आप रिजर्व ज्यादा रख रहे हो, लोन कम दे पाओगे, तो आपको बैंक को इनकम क्या होगी, कम। भाई लोन देके तो कमाता है, तो आरबीआई ने क्या काम करते हैं, सीआरआर और एसएलआर को क्या रखो, आप कम रखो, ताकि आप लोन क्या दे पाओ, इससे बैंक प्रॉफिट क्या कमा पाएंगे, तो वो इनकरेज होंगे अच्छी फैसिलिटीज के लिए। तो उन्होंने सीआरआर एसएलआर को रिड्यूस करा, पहला पॉइंट। अच्छा एक काम करो, अपने ना वाले नोट पे जाके ये वाला पॉइंट ऐड कर लो, वाला नोट लिखा था बड़ा वाला जो पेज पे लिखवाया था, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में जाओ और वहां पे ऐड कर लेना प्लीज, रिड्यूस सीआरआर एंड एसएलआर, जल्दी से रिड्यूस सीआरआर एंड एसएलआर। एसएलआर कैश होता है या करंट एसेट, बेटा शुभम भाई एसएलआर जो है ना वो बहुत सारी चीज होती है, इट कैन बी कैश की फॉर्म में, सिक्योरिटी की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, हर फॉर्म में होता है। रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर, नोट बना लिया। चलो 4 पॉइंट आ रहा हूं बेटा, अगर अगर आपको बैंक की ब्रांच खोलनी है, तो आपको याद है मैंने बोला था बैंक की ब्रांच खोलने में भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई ने बोला अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत, तो बैंक की ब्रांच के लिए जो लाइसेंस होता है उसको लिबरल करा, एंड ग्रांटिंग फ्रीडम टू बैंक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग, रीअलोकेटिंग एंड क्लोजर ऑफ ब्रांचेस। ब्रांच खोलनी है, बंद करनी है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या है, फ्रीडम दिया। आप उस नोट पे जाना, वहां ना 4 पॉइंट होगा, ईज ऑफ एक्सपेंशन। ईज ऑफ एक्सपेंशन है ना, वो यही वाला पॉइंट है, वो यही वाला पॉइंट है कि आपको नई ब्रांच खोलनी है, बंद करनी है, क्लोजर करना है, कुछ भी करना है, अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट बेटा, प्रूडेंशियल नॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट। अब ये ना तुम ऑडिट में पढ़ोगे, सीए का जो कोर सब्जेक्ट है ऑडिट, उसमें तुम्हें समझ आएगा प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं। बेटा प्रूडेंशियल नॉर्म्स ना आरबीआई देता है। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगा, जैसे तुम्हें पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, नहीं पता ना, छोड़ दो, अगर सर ने बताया तो मैं थोड़ा बताता हूँ, अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है कुछ, ये आपका इसमें इंटर में जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की और ऑडिट में आपसे ढंग से पढ़ोगे, एक चैप्टर आता है ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो जब आप बैंक की ऑडिट करने जाते हो तो वहां पे एक टर्म आती है प्रूडेंशियल नॉर्म,
और प्रूडेंशियल नॉर्म में ना आप एसेट को दो टाइप में क्लासिफाई करते हो, एक होते हैं स्टैंडर्ड एसेट, एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर स्टैंडर्ड में भी होता है एसएमए, स्टैंडर्ड रेगुलर, नॉन परफॉर्मिंग में सब स्टैंडर्ड, पता नहीं क्या क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ये चीज, आप पढ़ोगे आगे जाके। मैं देखता हूँ कितना मिनिमाइज करवा सकता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट, डिस्क्लोजर ऑफ इनकम एंड provision for bad debts were introduced in tune with Narasimha Committee recommendation to ensure that books of commercial bank reflects accurate and truthful picture of the financial position। बस ये आप इतना इजीली समझ सकते हो। मैं आपको थोड़ा सिंपल में बताता हूँ। भैया इन्होंने क्या करा, इन्होंने ताकि कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर रहे, इन्होंने ना प्रूडेंशियल नॉर्म दिए। प्रूडेंशियल नॉर्म ना मतलब आप समझो एक तरह का कंडीशन होती है, एक तरह का सर्कुलर होता है, आरबीआई सर्कुलर इशू नहीं करता, तो उन्होंने एक डायरेक्शन, एक सर्कुलर दिया और बोला भाई देखो एसेट क्लासिफिकेशन कैसे करनी है हम बताएंगे, और वो कैसे होती है, सब स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग, डेज वेज का सीन होता है उसमें। दूसरा, इनकम को कैसे डिस्क्लोज करना है, जैसे जैसे बैंक के केस में ना, बैंक के केस में आपको बताऊं नॉर्मली अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस, कंपनी के अक्रूवल बेसिस, कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, अक्रूवल बेसिस, डबल अकाउंटिंग, राइट। बट प्रूडेंशियल नॉर्म पता है क्या बोलता है, बैंक के केस में, बैंक के केस में अकाउंट्स बनते हैं कहीं जगह पे कैश बेसिस, कहीं जगह पे, ये प्रूडेंशियल नॉर्म है। जैसे प्रूडेंशियल नॉर्म एक कंडीशन दी हुई है कि भाई देखो नॉर्मल कंपनी अपने अकाउंट कैसे बनाएगी, अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन आरबीआई ने एक प्रूडेंशियल नॉर्म दिया है डिस्क्लोजर ऑफ इनकम पे, कि जब भी आप बैंक की बैलेंस शीट बनाओगे तो जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आप उन्हें कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। तो ना कुछ कंडीशन होती है स्पेशल जो नॉर्मल से हटके होती है, उसके लिए आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म देता है। तो आरबीआई ने प्रूडेंशियल नॉर्म दिया किस किस के रिगार्डिंग, पहला एसेट को कैसे क्लासिफाई करना है, दूसरा इनकम को कैसे डिस्क्लोज करना है ताकि कमर्शियल बैंक की, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे मेंटेन करना है ताकि कमर्शियल बैंक की बैलेंस शीट क्या रहे, सही, अच्छी रहे। ठीक है, इसमें ज्यादा समझो मत वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इंटर में ऑडिट में पढ़ाएंगे दुष्यंत सर, तब आपको अच्छे समझ आएगा। बस ये 5 पॉइंट नोट कर लो बेटा, और कुछ हाईलाइट कर लिया आपने। अच्छा नेक्स्ट आओ फटाफट, नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। ये हमने करा नहीं था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं यहीं कर लेते, छोटा सा है, ज्यादा है भी। रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, अंडरलाइन करो जल्दी से, रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट। बस बस पेशेंस बना के रखो, बस खत्म हो गया, लास्ट एक दो टॉपिक बचे हुए हैं बेटा। रिफॉर्म्स इन कैपिटल मार्केट, और इसके ब्रैकेट में लिख लो बेटा, कैपिटल मार्केट का मतलब पता क्या है, सिक्योरिटी मार्केट की बात कर रहा है बेटा। आपको पता है ये जो है 1991 में आ रहे हैं ना, ये रिफॉर्म्स कब आ रहे हैं, 1991 में। उस टाइम पे एक बहुत फेमस चीज भी हुई थी, याद है आपको, हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, याद है आपको, हर्षद मेहता 1990 स्कैम हुआ था। आपको पता है जो सेबी है ना, सेबी, सेबी को पावर उस स्कैम की वजह से मिली है। इससे पहले सेबी के पास इतनी पावर नहीं होती थी, लेकिन जब हर्षद मेहता का स्कैम आया और देखा कि स्टॉक मार्केट में इतने ज्यादा लूपहोल्स है जिनका लोग इतना फायदा उठा के पैसा कमा रहे हैं और लोगों का पैसा डूब रहा है, तो हर्षद मेहता के स्कैम के बाद सेबी को एडिशन, मैं ये नहीं कह रहा सेबी इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस पहले हो गया था, स्टैब्लिश पहले हो गया था, लेकिन जो पावर्स है ना एक्स्ट्रा, वो उस स्कैम के बाद हुई थी। तो इसमें सेबी की बात करी हुई है, देख लेते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, बड़ा सेटअप कब हुआ था, इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिला था, स्कैम के बाद। अब सर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मतलब देखो, एक बॉडी स्टैब्लिश हो जाती है, जैसे सेबी स्टैब्लिश हो गया 1988 में, लेकिन उसे लीगल पावर मतलब सेबी का जो लॉ है ना, एक्ट, सेबी के एक्ट का नाम है सेबी एक्ट 1992। तो जो एक्ट में उसको लॉ ने पावर दी कि भाई लॉ ने बोल दिया कि ये भी करेगा, ये भी करेगा, जो मेन पावर है लॉ से आती है, वो पावर उसको कब मिली थी, 1990, आफ्टर दिस कैप, स्टैब्लिश तो पहले ही हो गया था, है ना। जैसे सीए, जैसे आपका आईसीएआई है, वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास हुआ, सी एक्ट लगता है उसमें 1949। ठीक है, ऐसे ही जो सेबी है, सेबी आया तो 1988 में था, लेकिन पहले इसमें कोई पावर नहीं थी, फिर स्कैम के बाद इसके लिए सेपरेट एक एक्ट ही बना दिया, सेबी एक्ट 1992। तो डेट याद रखना यार, उसका नाम था कैपिटल कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट, सीसीआई। जिन्होंने बीसी के पढ़ा होगा ना, उन्हें मैंने पढ़ा था सीसीआई। सीसीआई कंपटीशन कमीशन भी था, वो वाला नहीं, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल मार्केट सेबी का प्रेडिसेसर था।
लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं थी। मेन सेबी आया था और 1992 के बाद से उसे पावर मिली, क्योंकि फ्रॉड बहुत बढ़ गए थे कैपिटल मार्केट में। अच्छा, सेबी हैज बीन मैंडेटेड, बेटा सेबी अंडरलाइन करना, मैंडेटेड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। मतलब ये पूरी कैपिटल मार्केट का जैसे बैंकिंग मार्केट का इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कौन है, आरबीआई, वैसे पूरी सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट का कौन है, सेबी। So as to create transparent environment which would facilitate mobilization of adequate resources and their efficient allocation। अब कोई कंपनी पैसा उठा रही है, गलत गलत यूज से उठा रही है, कह रही है कि भाई मैं तो ये करूंगी, लेकिन पैसा आया, जैसे शेयर इशू करके पैसा आया, उसे गलत जगह यूज कर रही है, तो भाई नॉर्मल बंदे को तो पता नहीं लगेगा ना। समझ रहे हो? मैं कंपनी हूँ टाटा मोटर्स, अब टाटा मोटर्स जो है वो ट्रस्ट पे है। अब वो कहती है कि भाई हमें नई फैक्ट्री के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा लेके नई फैक्ट्री खोलेगी। लेकिन एक कंपनी एक्स लिमिटेड जिसे हम नहीं जानते, उन्हें हम नई फैक्ट्री के लिए पैसा ले रहे हैं, उन्हें पैसा ले लिया, अज्यूमिंग कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो बेटा वो तो टेररिस्ट एक्टिविटी कर देगी उससे, उस पैसे को पर्सनल यूज के लिए ट्रिप ट्रिप मार रही है अपने। समझो क्या? तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना, तभी सेबी को लाया गया ताकि ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंट मिले और रिसोर्सेज का सही से एलोकेशन होना है, वो डिसाइड हो पाए कि जिस पर्पस के लिए पैसा लिया है उसी पर्पस में कंपनी उसे यूज कर रही है, मजे तो नहीं लेती कहीं। तो ये आपका एक रिफॉर्म था। ये वाला रिफॉर्म मैंने उस वाले नोट में नहीं लिखवाया था ना, ये एक अलग रिफॉर्म आ गया, तो इसको थोड़ा यहीं पे देख लेना। वैसे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, वो डेट वेट है और थोड़ी बहुत बातें वो देख लेना। नेक्स्ट आता है बेटा मेन, सबसे पहला पॉइंट याद है आपको, सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। आ गया बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर, अंडरलाइन करना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या था। पहला, पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या करा था, कम, प्राइवेट के रोल को, लाइसेंसिंग को रिड्यूस कर दिया था, है ना, और आपको याद है एमआरटीपी एक्ट को लिबरल करा था, है ना, ये सब करा था, और आप कैपिटल गुड इंडस्ट्री को इंपोर्ट कर सकते थे, कैपिटल गुड्स को, ये सारे पॉइंट लिखवाए थे। तो देखते हैं, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन 24 जुलाई 1991 sought to substantially deregulate industry so as to promote growth। बेटा डीरेगुलेट का मतलब होता है जब सरकार अपने राइट छोड़ दी है, तो पहले सरकार ने पूरे राइट रखे हुए थे, अब रेगुलेट कर दिया था पहले सरकार ने, अब रेगुलेशन से क्या कर रही है वो, डीरेगुलेट, मतलब वो अपने पावर्स को छोड़ के किसको दे रही है, प्राइवेट को, कि भाई तू संभाल, अब हम नहीं संभाल। तूने समझ आ गया, कह रहा हूं हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ करनी है, तो पब्लिकली ये काम नहीं हो सकता, हमें किसको लाना पड़ेगा, प्राइवेट। तो इसमें गवर्नमेंट ने एम करा था कि हम डीरेगुलेट करेंगे इंडस्ट्री को ताकि ग्रोथ हो सके, ऑफ अ मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव, इससे एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव क्या होगी, ज्यादा बढ़ जाएगी। in order to provide greater competitive stimulus to the domestic industry, a series of reforms were introduced। अब ये सब करने के लिए सीरीज ऑफ लाइन, सबसे पहले बेटा याद रखना, put an end to the by removing licensing restrictions for all industry, लेकिन except, प्लीज ध्यान से सुन लेना, गलत लिखा हुआ है वैसे, एक्सेप्ट फॉर 18, 17 नहीं था बेटा, 5 था, वो 17 तो शेड्यूल इंडस्ट्री में था, 5 इंडस्ट्री था लिखा हुआ है। अच्छा फिर ठीक है ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, पहले 18 करी होगी, और अभी करंटली 5 इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपको लाइसेंस चाहिए, इसके अलावा बाकी आपको लाइसेंस चाहिए नहीं, जैसे लिकर, सिगरेट, टोबैको, ये सब होंगी, उनके लिए लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज तुम जैसे बंदे खोल लेंगे भाई। प्रश्न ना घर पे बना रही है, घर पे पी रही है। तो देखो पहला पॉइंट याद रखना बेटा, हमने लाइसेंस राज को क्या कर दिया था, पुट एन एंड, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हमने एंड कर दिया था लाइसेंस राज को, आपको दिख रहा है नहीं वाला, रिमूविंग लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑल इंडस्ट्री, बट अंडरलाइन करना एक्सेप्ट फॉर 18, एक्सेप्ट 18 जो किससे रिलेटेड थी, रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न, सोशल रीजन, प्रॉब्लम रिलेटेड फॉर सेफ्टी, ओवरराइडिंग एनवायरमेंटल इशू। 80% ऑफ द इंडस्ट्री वाज टेकन आउट ऑफ द लाइसेंसिंग सब्सटेंस फ्रेमवर्क। मतलब हमने मोटा मोटा याद रखो, 80% इंडस्ट्री को क्या कर दिया था, लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क से हटा दिया था। ठीक है, पहले हर जगह लाइसेंस था, फिर लाइसेंस को हटा के कितने में करा, 18। अब इसे क्या बोल रहे हैं, फिर सब्सिक्वेंटली हमने रिड्यूस कर दिया टू, अब ये 5 आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 5 बेटा आप याद करो, बीसीके में इससे मैंने क्वेश्चन बॉक्स में आता था ये, और मैंने वहां भी बताया था इससे क्वेश्चन आता है, बीसीके में भी इससे क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है ना। तो याद रखना 5 इंडस्ट्री और लाइसेंस वाली,
नेमली क्या क्या है? पहला आर्म्स एंड एमिनेशन, सेकंड क्या है बेटा? एटॉमिक सब्सटेंस, नार्कोटिक, तुम्हारे फेवरेट ड्रग्स वगैरह है, और कोई हजार्डियस केमिकल, डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ एल्कोहल ड्रिंक्स, सिगरेट, सिगार, एज दी हैव सर्व इम्प्लीकेशन ऑन हेल्थ। कह रहा है ये ना हेल्थ को बहुत इंप्रूव करती है लोगों की, तो इतनी इंप्रूव करती है कि उन्होंने बोला कि भाई इतनी इंप्रूव नहीं करवानी हमें, तो हम जो है इसमें लाइसेंस लगाएंगे। बेटा इंप्रूव मतलब तुम्हारे वाला इंप्रूव, ठीक है? तो ये इतने अच्छे प्रोडक्ट थे, तो बंदा जब इन्हें कंज्यूम करता तो उसे मजा आ जाता था। तूने कहा भाई ऐसे प्रोडक्ट में हम लाइसेंसिंग लगाएंगे, तो लास्ट में हमने 5 प्रोडक्ट ऐसे जोड़े जहां पे लाइसेंस है, बाकी सबसे लाइसेंसिंग हटा दी। अब कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्ट दीज 5 इंडस्ट्री। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन में पॉइंट नंबर 2, पब्लिक सेक्टर लिमिटेड टू 8 सेक्टर बेस्ड। अब अगेन ये भी गलत बोल रहा है, 3 थी पर पहले इन्होंने 8 करा होगा। आपको याद है पहले पब्लिक के लिए 17 इंडस्ट्री थी, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थी पब्लिक वाली, अब हमने उसे लिमिट कर दिया कितने में, और बाद में जाके ओनली 2। फिर क्या लिखा हुआ है बेटा? मैं पहले बता रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में 3 कर लो। 3 इंडस्ट्री है, लेकिन पेपर में 2 लिखना है। पेपर में क्या लिखना है? 2। भाई मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों गलत है, बुक में गलत है, ठीक कर लेंगे शायद। 2 आइटम्स है, बीसीके में भी 3 था, एक्चुअल में भी 3 है, बट इन्होंने पता नहीं क्यों कर रखा है। 2 लिखना है पेपर में। क्या बेटा? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, और तीसरा लिख लेना आर्म्स एंड एमिनेशन। क्या भाई? हाँ, नहीं उठाएंगे। आईसीआई वाले करेक्ट आंसर से ऊपर मॉड्यूल का आंसर रखते हैं। ये ना आप थोड़ा इसकी ना हैबिट बना लो, क्योंकि जब आप इंटर में जाओगे ना, तो इनके मॉड्यूल में ना बहुत जगह पे बहुत चीजें गलत करी है सोल्यूशन में, बहुत जगह पे, स्पेशली एफएम में, कॉस्टिंग में, जहाँ पे भी जो असम्पशन बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं ना, वहां पे इनके मॉड्यूल में बहुत गलतियां हैं, बहुत। तो जब सर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये ऐसे होना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसे करा, तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आंसर की आती है ना, आंसर की असली वाली नहीं आती, आंसर की आती है जो मॉड्यूल पे बेस्ड होती है। तो अगर उन्होंने मॉड्यूल में गलत असम्पशन लेके आंसर कराए, तो आपको गलत असम्पशन लेके ही करना पड़ेगा। हाँ कई बार होता है, वो असम्पशन लेके चलते हैं, फिर करना नहीं कर सकते। बेटा आर्म्स एंड एमिनेशन में प्राइवेट पार्टनर नहीं आए हैं, प्राइवेट पार्टनर आर्म्स एंड एमिनेशन के सब्सिडरी कंपोनेंट्स में आए हैं, मेन आर्म्स एंड एमिनेशन नहीं बना सकते। वो जो ऊपर लाइसेंस वाला रूल था ना, अगर आप आर्म्स एंड एमिनेशन के कंपोनेंट्स बना रहे हो, जैसे तू गन नहीं बना रहा, गन की मैगजीन के अंदर का बाहर का खोखा बना रहा है, तो तू बना सकता है, लेकिन गन बनाने का राइट नहीं है तेरे पास। आ जाओ भाई। लेकिन बेटा आंसर कितना लिखना है? 2 या 3? 2। 3 बोला कोई नालायक, 2 लिखना है, 2, ठीक है? तो ये अंडरलाइन कर लेना। पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिट कर दिया पहले 8, फिर 8 से कितना? 2, और 2 में कौन कौन थे? एटॉमिक और रेलवे। फिर आगे बेटा लिखवाया था ये भी, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, एमआरटीपी एक्ट। इसमें हमने क्या करे थे? प्रोविजंस रिलेटिंग टू मर्जर, अमेलगमेशन, टेक ओवर वर रिपील्ड। रिपील्ड मतलब होते हैं हटा देना, रिपील्ड मतलब होते हैं क्या? तो एमआरटीपी एक्ट में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थे, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या करा हमने? हटा, कुछ रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया, कुछ को कम कर दिया। फिर बाकी आपको बताया एमआरटीपी एक्ट तो बाद में हट ही गया था, और अब कौन सा एक्ट चलता है बेटा? अब एमआरटीपी एक्ट की जगह कौन सा एक्ट चलता है? कॉम्पिटिशन एक्ट, ठीक है? बट उस टाइम में एमआरटी को लिबरल करा था थोड़ा। दिस हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर प्री एंटी स्क्रूटनी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बकवास करा कोई नहीं। फिर मेनी गुड्स produced by small scale industries have been de-reserved। आप याद करो 1951 वाले रिफॉर्म, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट रिजर्व कर दे, और मैंने उस टाइम बताया था कि बाद में इन्होंने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, इन्होंने बोला भाई देखो कंपटीशन बढ़ाना है, अब हमें नहीं पता कि स्मॉल क्या बिग क्या, भैया सारे प्रोडक्ट डी रिजर्व है, जिसको जो बनाने बनाओ। पहले स्मॉल स्केल के प्रोडक्ट रिजर्व थे, है ना? तो आप चाहो ना उस नोट पे जाओ, और इंडस्ट्रियल वाले सेक्टर में ना एक पॉइंट ऐड कर लो। कहाँ गया? ये रहा।
बेटा पॉइंट ऐड कर लेना एक, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एसएसआई सीसी, वेरी गुड कॉम्पिटिशन। बेटा प्लीज हल्ला मत करो, पॉइंट ऐड करो यार। वैसे तो होती है कुछ पर्पसेस के लिए, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है कुछ पॉइंट में, सब अच्छा नहीं होता। बुरा क्या होता है, अब जब वो गुड्स बनाएंगे तो गुड्स की क्वालिटी कैसी होगी, बिग फर्म को मैच कर पाएंगे क्वालिटी वाइज, प्राइस भी ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। बेटा बातें मत करो प्लीज, बेटा उनका भी टाइम बहुत ज्यादा लगता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है ना, महंगे होते थे कुछ। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर एसएसआई, कैपिटल इंटेंसिव, वो कैपिटल इंटेंसिव होता है और वो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। अरे बातें मत करो यार पीछे वाले बच्चे, यार क्या तुम भाई। इंटर वालों की आज सेम का जो रिजल्ट आया है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, कॉलेज में बैक कॉमन होती है यार कोई। मेरी भी आई थी, टोटल मिला के पूरे 4 साल में 8-10 बैक आई होंगी। हाँ वो एक ही बार, फर्स्ट सेमेस्टर में तो आई नहीं थी, सेकंड सेमेस्टर में, यही थर्ड से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो नए सब्जेक्ट आ जाते ना। अब ऑल दो आपके इंटर के सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट हर पेपर में अलग होते हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स भी था थोड़ा बहुत, तो वो सब थोड़ी सीए में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट आओ यार, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। बेटा पहला पॉइंट याद है आपको, लाइसेंसिंग को रिड्यूस कर दिया था 18 से 5। सेकंड, पब्लिक सेक्टर के रोल को लिमिट करा, पहले 17 थी, 17 से 8, 8 से 2, अब 2 है, याद रखना। थर्ड, बेटा एमआरटीपी एक्ट को लिबरल करा था, अमेलगमेशन एक्विजिशन मर्जर इन प्रोसेस को थोड़ा सही सिंपल करा, और लास्ट एसएसआई के प्रोडक्ट क्या करे थे, डी रिजर्व। 4 हो गए हैं। पांचवा पॉइंट, पॉलिसी एंडेड दी पब्लिक सेक्टर मोनोपोली इन मैनी सेक्टर। ये तो पता है भाई, कई जगह पे आपको पब्लिक सेक्टर ही एंटर हो सकता था, प्राइवेट को एंटर होने के लिए मना थी, वहां पे पब्लिक का मोनोपोली था, पब्लिक का क्या था, तो उस मोनोपोली को एंड करा, लेकिन 2 जगह नहीं करा। कौन कौन सी जगह है, आर्म्स कहां से आ गया, वो नहीं लिखा बुक में, एटॉमिक और रेलवे, एटॉमिक और रेलवे में नहीं करा, वहां पे आज भी पब्लिक की क्या है, मोनोपोली। द नंबर ऑफ एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज नैरो डाउन टू इंश्योर लिबरल पार्टिसिपेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर। अब वही आ गया दोबारा से, ऊपर वाला याद है आपको, 8 सेक्टर लाया था, फिर 8 से बाद में कितने कर दिए थे, 2, तो वही दोबारा रिपीट करा है। ओनली 8 इंडस्ट्रीज वर of importance due to strategic and security concern were reserved to the public sector. The change continually find out now the industry is a public sector. Atomic generation था and some core activities in railway. तो याद रखना, पहले 17 थी, 17 से हमने 8 करा, और 8 से हम बाद में कहां पे रुक गए, 2 पे। वैसे 3 है बट 2 है। नेक्स्ट, ये भी आपको बताना, बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, अप टू 50, एफडीआई की लिमिट को बेटा क्या कर दिया था, अप टू, मतलब अगर बाहर के व्यक्ति इंडिया में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो पहले मना था, लेकिन अब खोल सकते हो, खोलने के बाद कितना परसेंट ले सकते हो, मतलब अब मेजोरिटी स्टेक भी ले सकते हो, इतना फ्रीडम दे दिया ताकि फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो प्लीज, ये पॉइंट पीसीके में भी था और वहां से क्वेश्चन आते थे। एफडीआई बाहर की जो इन्वेस्टमेंट है उसे अलाउ तो कर दिया 51%, लेकिन देर आर सर्टेन सेक्टर जहां पे एफडीआई क्या थी, प्रोहिबिटेड। बीसीके में ना पूरा पेज था इसका, लेकिन अब तो एक लाइन में खत्म कर दिया। बेटा कितने सेक्टर में, ओनली इन, मतलब इन 4 सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। ये 4 ऐसे क्रूशियल सेक्टर है जहां पे हम फॉरेन की इंटरफेरेंस नहीं चाहते। पहला रिटेल ट्रेड, दूसरा एटॉमिक एनर्जी, तीसरा, चौथा तुम्हारा फेवरेट है, याशिका खुश हो गई, जुआ सट्टा, 3 पत्ती, इन सब में नहीं आ सकती, एफडीआई नहीं लग सकती। रिटेल ट्रेड मतलब बेटा तेरी डोमेस्टिक में बाइंग सेलिंग होती है ना, बेटा कई जगह पे नहीं है, गोवा में लीगल है, कुछ जगह पे, ड्रीम 11 कुछ और है यार, वो अलग हो जाता, और लास वेगस में लीगल है, लास वेगस में तो होता ही है।
अच्छा देखो देखो जल्दी देखो यार, कितने पॉइंट है? 10। खत्म हो गया, खत्म हो गया। सुनो सुनो, पॉइंट नंबर 7, एक्सटर्नल ट्रेड को भी क्या कर दिया? लिबरलाइज। बेटा एक्सटर्नल ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, किसकी बात कर रहा है? आप याद करो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था, एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया था, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया था, और कोटा सिस्टम को भी रिड्यूस कर था। आप जाना जरा उस वाले नोट पे। ये दिख रहा है आपको? 3 पॉइंट लिखवाए थे ना, ये एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव, इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस, और कोटा को रिड्यूस। अब देखते हैं वहां कितना लिखा हुआ है। External trade was further liberalized by substituting positive list approach of listing license free items on the OGL list. बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की लिस्ट होती है, तो उसमें उन्होंने क्या करा ना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अगर आपको इंडिया से बाहर बेचना है या खरीदना है तो उसके लिए पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस या इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था। तो आपने क्या कर दिया, लाइसेंस फ्री आइटम कर दिया। कुछ पर्टिकुलर गुड्स को अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। On the OGL list with negative list approach, the policy did away with import licensing on all but handful of intermediate and capital goods. मतलब आपने इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है उसे हटा दी थी, लेकिन कुछ जगह पे वो थी, जैसे हैंडफुल ऑफ इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स के केस में आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस। द कंज्यूमर गुड्स विच रिमेन्ड अंडर लाइसेंसिंग वाज मेड फ्री 10 years later, और 10 साल बाद इनको भी फ्री कर दिया। टुडे एक्सेप्ट ऑफ अ हैंडफुल, अंडरलाइन करो बेटा, टुडे except for a handful goods of disallowed on health, environmental and safety grounds, and other few such as edible oil, fertilizer, petroleum products, all goods can be imported. मतलब ये सारे गुड्स ना, इन गुड्स को छोड़ के सारे गुड्स आप बिना लाइसेंस के ले सकते हो, मंगवा सकते हो, कोई पंगा नहीं है। कौन से गुड्स है वो ध्यान से देख लो, हेल्थ, एनवायरमेंटल, सेफ ग्राउंड, एडिबल ऑयल, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनके लिए इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए। बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए इंपोर्ट करवा सकते हो विदाउट लाइसेंस। बस थोड़ा डेटा ओरिएंटेड चला गया चैप्टर, अब इसे कम रखेंगे। अब देखो देखो देखो, 1990 में हाईएस्ट टैरिफ रेट कितना था? 355। 100 रुपए का सामान मंगा रहे हो तो 355 लगा टैक्स, और प्राइस पड़ेगा 455। देख रहे हो कितना ज्यादा है? और इस टैरिफ रेट को हमने डाउन करके कितना कर दिया, और 94 में कितना कर दिया, और 2007-8 में बड़े ना मिनिमम वाला बता रहे होंगे, जैसे कार में अभी भी 100% लगता है, बड़े मिनिमम वाला बता रहे होंगे कुछ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चलता है। देखो आ गया, अब लिखा हुआ है आगे, सम एक्सेप्शन सच एज, तो 2007-8 में इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी मैं बताता हूँ किस में बता रहा हूँ, शूज में जो लगती है ना, शूज में वो लगती है 17% इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम। शूज में जब जूते मंगाते हो बाहर से तो 17% लगती है कस्टम। अगर आप बाहर से मंगाते हो, अगर आप वहीं से पहन के आ जाओगे या बैग में रख लोगे तब कोई नहीं होती, बिल बिल फाड़ देना बस, बॉक्स वॉक्स शायद छोड़ना पड़ेगा आपको, और बस जूते या तो पहन लो या बैग में ऐसे डाल के ले आओ, ये शो कर दो कि मेरे जाते हुए मैं लेकर आया था, तो आते हुए मैं ले जाऊँ, तब कोई कस्टम नहीं है। अदरवाइज आप बिल विल सब लेके जाओगे तो आपको वहीं कस्टम वाले रोकेंगे, 17% देना पड़ेगा, और जब आप मंगवाते हो ऑनलाइन तब भी आपको 117% देना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, जीएसटी क्यों होगा? जीएसटी तो जब तू इंटरनल सप्लाई करता है तब लगता है ना, वहां पे कस्टम ड्यूटी लगती है। दो दो थोड़ी लेंगे, जैसे एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगती है जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। हाँ बेटा पूछ पूछ। उससे हाँ कस्टम वाले ले लेते हैं ना। छीन ली बेटा, मतलब छीन नहीं ली, ले लेते हैं, फिर आपको पूरा उसका बिल दिखाना पड़ेगा, कितने की परचेज करी, उसमें हमने कितना टैक्स दिया, वहां उस कंट्री का जो टैक्स है वो दिया है, अगर दिया है तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी दी है, अगर दी है तो आपको घड़ी वापस दे देंगे, अगर नहीं दी तो पहले वहां का टैक्स पे करवाएंगे जो भी कंट्री में लगता होगा, फिर यहाँ पे कस्टम पे करवाएंगे उस अमाउंट पे, उसके बाद तेरे को तेरा प्रोडक्ट वापस करें, ऐसा हो। भाई बॉक्स ओपन करके लाना, फोन अगर मंगवाएगा ना तो बॉक्स ओपन करके फोन बॉक्स से निकाल के लाना पड़ेगा, अदरवाइज फोन को रख लेंगे। एक लैपटॉप ला सकते हैं बॉक्स पैक, लैपटॉप के लिए कोई मना नहीं, एक बस, एक से ऊपर लाएगा तो दिक्कत हो जाएगी।
ठीक है, अब वापस आओ यार वापस। बेटा टैरिफ पहले कितना था 355%, रिड्यूस करके बाद में कितना करा 85, फिर बाद में कितना करा, और अभी 7-8 में कितना, लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, जैसे ऑटोमोबाइल में भी कितना है 100%। तो ये एक हो गया बेटा, ये भी मैंने आपको बता रखा है। बेटा हमने रुपी को क्या करा था बाय 18% अगेंस्ट दी, मैंने बताया था ना इंडियन रुपी को हमने जानबूझ के डिवैल्यू करा था ताकि गुड सस्ते हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, वही सब है। और लास्ट लिखो बेटा, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होल्डिंग ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ पब्लिक सेक्टर, दिस इन्वेस्टमेंट करी थी, बस ये वाले जितना हाईलाइटेड उतना याद रखना है, जितना हाईलाइटेड उतना याद करना है। आप देखो इन्होंने पता क्या गड़बड़ कर दी, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या कर दिया। इन्होंने ना इंडस्ट्रियल वाले रिफॉर्म्स में फॉरेन एक्सचेंज भी डाल दिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भी डाल दिया। आप याद करो हमने 5 लिखे थे, इन्होंने 3 बताए, और इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड वाले को ना इंडस्ट्री में मर्ज कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अलग अलग पढ़े सेपरेटली, इन्होंने मर्ज कर दिया। हमें ऐसा तो आएगा नहीं कि इंडस्ट्री की रिफॉर्म लिखो, हम लोग टिक करने को आएगा, तो आपको बस रिफॉर्म याद होने चाहिए, आप कर दोगे। चलो बस लास्ट बच रहा है बेटा एक पेज, बस लास्ट एक पेज बच रहा है, जल्दी से इसको शॉर्ट टर्म में देखेंगे, फिर इसमें से चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज 5th लेक्चर है, 4th या 5th है शायद, पर फिर ये डेटा, और फिर ये डेटा है, फिर इसमें 3-4 पेज है डेटा से, ये भी देख लेंगे, अगर कुछ काम का लगा तो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज होमवर्क में दूंगा, क्योंकि पूरा डेटा से रिलेटेड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, मेन तो यही था। अच्छा अंडरलाइन करो भाई, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म में एम क्या था पहला बेटा, हमने डिसमेंटल कर दिया था कोटा सिस्टम को, याद है कोटा सिस्टम, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हटा दिया था ना, हटा दिया। फोकस करा था मोर आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम, आउटवर्ड ओरिएंटेड रिजीम को ब्रैकेट में लिख लो एक्सपोर्ट्स, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जिसमें गुड्स बाहर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट। हमने ज्यादा फोकस किस पे करा, और एक्सपोर्ट पे रिडक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ, और हमने रिमूवल करा लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर, जो इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लगता है उसको हमने सिंपल करा थोड़ा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गड़बड़ ना हो, लाइसेंस वाइसेंस के चक्कर में लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करते थे, तो हमने लाइसेंसिंग को भी करा। पहला कोटा को हटाया, आउटवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी को फोकस करा, उसके टैक्सेस और सिंप्लीफाई करे, और इंपोर्ट के लाइसेंसिंग को थोड़ा रिमूव करा। अब लाइसेंस लेना है, कुछ गुड्स में लेना है जो ऊपर बताए थे, लेकिन बाकी गुड्स में आप नहीं लेने, बिना लिए भी कर सकते। A number of export incentives were continued and new ones were initiated for boosting exports. तो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। अंडरलाइन करना, एक्सपोर्ट ड्यूटीज वर रिमूव टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। जब भी आप गुड्स बाहर बेचते हो तो उस पर टैक्स लगता तो हटा दिया, ताकि इंडिया के गुड्स बाहर क्या हो जाए सस्ते, और लोग गुड्स की डिमांड क्या करें, तो इंडिया गुड्स बाहर दूर दूर तक फैले, उसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी, हमसे गुड्स लोग कोई टैक्स नहीं लेंगे, ऐसे स्ट्रैटेजी करी। बेटा वो कंट्रीज, जिन कंट्रीज के बीच में होता है उनके लिए होता है, ये तो सबके लिए कर दिया ना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कुछ जैसे 2 कंट्रीज ने अग्री कर दिया तो मैं उस कंट्री को टैरिफ फ्री दूंगा, बाकी पे तो टैक्स लगाऊंगा ना, लेकिन ये सबके लिए कर दिया कि इंडिया से जहां भी कोई जाएंगे तो उन पे जाने में कोई टैक्स नहीं, आने पे होगा थोड़ा बहुत। इन 1991 इंडिया स्टिल है था, बेटा याद है आपको पहले हम कौन सा फॉलो करते थे, अंडर विच इंडियन रुपी वाज वैल्यूड बाय करेंसी मेजर ट्रेडिंग आइटम, जिसमें अंडर विच द रुपी वाज पेग्ड टू द वैल्यू ऑफ अ बास्केट ऑफ करेंसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स। बेटा ये ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट आप सिंपल टर्म में समझ लो, इसमें हम रुपी की वैल्यू कैसे निकालते थे, फिक्स में याद है कौन निकालता था, गवर्नमेंट। फिक्स में कौन निकालती है, और फ्लेक्सिबल में मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। तो पहले 1991 तक हम फिक्स को फॉलो करते थे, लेकिन आगे बोल रहे हैं जुलाई 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को क्या कर दिया, अबे यार बार बार एक ही चीज बोल रहा है, ऊपर पढ़ाया था ये, इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को क्या कर दिया था बिटवीन 80 to 19%। और इसके बाद मार्च 1992 में गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो क्या लेंगे बेटा, ड्यूअल एक्सचेंज रेट रिजीम। ड्यूअल एक्सचेंज रेट रिजीम मतलब काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, जिसमें आप डिमांड एंड सप्लाई करो, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है बट डिमांड एंड सप्लाई में।
The government allowed importers to pay for some imports with foreign exchange valued at free market rates. Other imports बकवास है. ये पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे भाई. बस ये खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया. चलो ठीक है, ट्रेड पॉलिसी ये वाला पार्ट कर लिया ना इतना आज के लिए. थोड़ी सी भाई ये ना डेटा नहीं आएगा, टेंशन मत ले. आज का हम इसे इतना ही रखेंगे. अगली क्लास जब आपसे मिलेंगे बेटा तो ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा. अब इसमें ना डेटा ओरिएंटेड बचा हुआ है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा. फालतू डेटा में याद नहीं रखना, याद रख भी नहीं पाओगे आप, तो टेंशन नहीं लेनी. अगली क्लास में विल ट्राई कि इसे खत्म कर देंगे. एक सेकेंड ना.